असहयोग। सन 1919 के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन नए क्षेत्रों में फैल गया था। इस आंदोलन में नए सामाजिक समूह भी सम्मिलित हो गए थे। संघर्ष की नई प्रणालियां विकसित हो गई थीं। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। कठिनाइयां बहुत बढ़ गईं और गांव में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गुस्सा था। सन 1918, 1900 और सन 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की बड़ी किल्लत पैदा हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। सन 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय महात्मा गांधी के रूप में एक नया नेतृत्व सामने आया, जिन्होंने संघर्ष का एक नया विचार प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी के माध्यम से सत्याग्रह का विचार प्रस्तुत हुआ। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के अहिंसक आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस मार्ग को सत्याग्रह कहा गया। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। केवल शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। रोलेट एक्ट। भारत में क्रांतिकारियों के दमन के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसकी अवधि युद्धकाल तक ही थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य से न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने परामर्श दिया कि देश में शांति स्थापित करने के लिए 2 अधिनियम बनाए जाने आवश्यक हैं। समिति की सिफारिश पर सरकार ने केंद्रीय सभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए। इसके विरुद्ध संपूर्ण देश में आवाज़ उठाई गई। इनमें से एक को अधिनियम का रूप दे दिया गया। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा
मजिस्ट्रेटों को प्रारंभिक छानबीन के बाद किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हुए थे। बहुत से लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए ही एकत्रित हुए। यह मैदान चारों ओर से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। अचानक गोली चलने के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। आखिर असहयोग ही क्यों? अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन की समाप्ति के लिए महात्मा गांधी निरंतर प्रयत्नशील रहे और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का नेतृत्व किया। किसी भी आंदोलन के पीछे उनको एक विशिष्ट विचारधारा होती थी। उसी कड़ी में असहयोग भी था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन एक साथ जनवरी 1921 में प्रारंभ हुए। आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। इन सामाजिक समूहों के हित एवं लक्ष्य एक समान नहीं थे। सभी की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थीं। अच्छी बात ये थी, सभी सामाजिक समूहों ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, किंतु चिंता की बात यह थी कि उनके लिए आंदोलन का अर्थ अलग अलग था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में और विश्व भर के मुसलमानों के खलीफा तुर्की सुल्तान के समर्थन में जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खिलाफत शब्द की उत्पत्ति खलीफा शब्द से हुई, जिसका वास्तविक अर्थ है खलीफा से संबंधित। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और खलीफा के पक्ष में जोरदार आंदोलन करना था। मौलिक रूप से यह आंदोलन प्रतिक्रियावादी था, क्योंकि इसका जन्म ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की साम्राज्य और खलीफा के प्रति अपनाई गई नीति के विरोध में हुआ था। किंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में तथा उसके बाद भी भारत के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण से यह भली भांति स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए कोरे आश्वासनों के आधार पर स्वराज प्राप्ति की आशा करना निरर्थक था। अतः गांधी जी ने सरकार के प्रति
सहयोग एवं समर्थन की नीति का परित्याग करके उसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि का परित्याग करके किया। गांधी जी का अनुसरण करते हुए अनेक देशभक्तों ने भी अपनी उपाधियों और पदवियों को परित्याग कर दिया। न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल आदि ने वकालत छोड़ दी। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्यापीठों की स्थापना की गई, जिनमें से प्रमुख थे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ आदि। आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस आदि महान विभूतियों ने इन राष्ट्रीय विद्यापीठों में अध्यापन का कार्य किया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया गया। आंदोलन की सफलता से गांधी जी इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने 31 दिसंबर 1921 तक स्वराज्य प्राप्त हो जाने की भविष्यवाणी भी कर डाली थी। असहयोग आंदोलन की व्यापक सफलता ब्रिटिश शासकों की भयंकर चिंता का कारण बन गई। अतः सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। दिसंबर 1921 तक लगभग 50,000 सत्याग्रहियों को बंदी बना लिया गया, जिनमें देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। यद्यपि यह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक था, किंतु सरकार की कठोर दमन नीति के कारण आंदोलनकारियों के उत्तर प्रदेश में उग्र वर्ग में रोष व्याप्त हो गया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना घटित हो गई। पुलिस द्वारा लगभग 3,000 किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर अंधाधुंध गोली चला दिए जाने के कारण